नमस्कार दोस्तों, हम लोग बीएड सेकेंड ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे थर्ड पेपर को। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, नेतृत्व की अवधारणा क्या है। ठीक है, लीडरशिप का हमें कॉन्सेप्ट बताना है। पहला है समाज की विशेष जाति वर्ग का विकास, समाज में विशेष व्यक्ति का स्थान निर्धारण, या समाज के कुछ वर्गों को विघटित करना। देखो, जो आपका निगेटिव है वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि नेतृत्व नेता क्या है, सभी जो अनुयायी हैं उनका एक तरह से हम कह सकते हैं आइकन होता है। डी है समाज की प्रतिष्ठा व शक्ति को केंद्रित करते हुए गौरवपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करना। ठीक है, तो इसमें हमारा सिंपली डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, नेतृत्व का अर्थ क्या है। सामान्य वक्ता होना, जो नेता है सामान्य तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, बी है संगठन में प्रतिष्ठित स्थान का होना, संगठन को प्रेरित करने का विकास करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट है, संगठन, जो भी संगठन है, ठीक है, संगठन को मोटिवेट करना और डेवलप करना। देखो, यहाँ पर तो हम सिंपली टिक लगा रहे हैं, जो आपको हम पीडीएफ देंगे उसमें हम आपको आंसर्स को हाईलाइट करके देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट है, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कमेंट में भी हम इसको पिन कर देंगे। ठीक है, पिन कमेंट में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इस कथन को किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है कि नेतृत्व लक्ष्य निर्धारण और लक्ष्य प्राप्ति के लिए संगठन समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। ये कथन किसका है, तो ये कहा था स्टॉकडिल ने। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा, मैरी पार्कर फॉलेट ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए। तो फॉलेट ने नेतृत्व के 3 प्रकार बताए थे, और ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसीलिए इसमें डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, मानव संरचनात्मक राजनीतिक सांस्कृतिक एवं शैक्षिक नेतृत्व पर किस शिक्षा शास्त्री ने बल दिया है। तो ये दिया था वाई.सी. चेंग ने, इसीलिए इसमें डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक अच्छे नेता के क्या मुख्य कार्य हैं। ठीक है, अच्छे नेता के कार्य हमसे पूछे गए हैं। उद्देश्य निर्धारण, विशेषज्ञ, नियोजन, प्रशासनिक कार्य, निर्णय में सहभागिता लेना। तो इसमें सभी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि सभी पॉजिटिव हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां, नेतृत्व की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, जो आपको नेतृत्व करता है उसका आदर्श चरित्र होना चाहिए, यथार्थवादी दृष्टिकोण होना चाहिए, बहुत प्रेरणा की प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि मोटिवेट करने की उसमें शक्ति होनी चाहिए, इसीलिए इसमें आपका डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रभावहीन शैली। ठीक है, प्रभावहीन स्टाइल कौन है, अधिशासी शैली, आधिकारिक शैली, समझौता मूलक शैली, या विकासात्मक शैली। तो यह है समझौता मूलक शैली। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन ठीक है 9वां है, एक असफल नेता में कौन गुण होते हैं। ठीक है, आदर्श व्यक्ति, आत्म व्यक्ति, भेदभावपूर्ण व्यवहार, प्रेरक गुण। तो ये तो एक जो है आदर्श नेता में होते हैं, लेकिन हमसे असफल नेता में पूछे गए हैं, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है असफल नेता। ठीक है, अब इसमें आपको कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, नेतृत्व प्रक्रिया के मूल कार्य क्या है। संपूर्ण क्रियाओं का एकीकरण, व्यक्तियों व कार्यों में पारस्परिक समायोजन, नवीन युक्तियों, प्रयोगों व सुधारों का प्रारंभ। तो इसमें भी आपका डी ऑप्शन राइट है, ये सभी नेतृत्व प्रक्रिया के कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नेतृत्व मूल्यांकन में कौन सा साधन नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रारंभिक संरचना, विचारशीलता, दल के सदस्यों को प्रेरित ना करना, बौद्धिक उच्च स्तर तो ना होना चाहिए। जो आपका निगेटिव होगा वही नहीं होना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें राइट है, दल के सदस्यों को प्रेरित ना करना। क्वेश्चन नंबर 12, गुण व्यवहारवादी आकस्मिकता नेतृत्व के क्या हैं। तो ये नेतृत्व के सभी सिद्धांत हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, कितने नेतृत्व व्यवहार के मुख्य कार्य क्रेच एवं क्रेचफील्ड ने बताए। ठीक है, क्रेच एवं क्रेचफील्ड ने नेतृत्व व्यवहार के कितने कार्य बताए हैं, 5, 7, 11 या 12। तो इन्होंने बताए थे 11 कार्य। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, आकस्मिकता का सिद्धांत किस विद्वान ने बनाया है। ठीक है, कौन सा सिद्धांत का मतलब क्या है नेतृत्व के, और वो किस विद्वान ने बनाया है।
ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें जो है फ्रेड ई फीडलर, बी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, संप्रेषण का अर्थ क्या है। तो संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, दो व्यक्तियों के बीच में होने वाली प्रक्रिया है और ये निरंतर चलती रहती है, ठीक है, एक सतत प्रक्रिया है। तो किसी की बात को सुनना, बिल्कुल, जब आप किसी की बात को सुनेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, दो व्यक्तियों की समस्या का निदान, ठीक है, कम्युनिकेशन से समस्या का निदान भी होता है, तो समस्या का निदान भी संप्रेषण का अर्थ है। संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण द्विपक्षीय निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ठीक है, या उक्त सभी कथन गलत हैं। देखो, अगर ऑप्शन यहाँ पर होता उक्त सभी कथन सही हैं तो हम ये भी लगा सकते थे। अब सभी कथन गलत तो हैं नहीं, तो यहाँ पर हमें चूज करना है जो सबसे अच्छा है। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन सबसे बढ़िया है कि संप्रेषण कम्युनिकेशन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आपका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, बिना फालतू में आप किसी से भी कम्युनिकेट नहीं करते। और द्विपक्षीय यानी कि द्विमार्गीय है, दो लोगों के बीच में है और निरंतर प्रक्रिया है, ठीक है, यानी कि इसमें संप्रेषण का पूरा कवर कर लिया गया है, इसीलिए इसमें सबसे सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, संप्रेषण प्रक्रिया में कौन सी क्रिया भिन्न है। संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, संप्रेषण निरंतर गति से चलने वाली प्रक्रिया है, संप्रेषण शाब्दिक नहीं है। तो शाब्दिक का मतलब क्या होता है, जिसमें शब्दों का महत्व है। तो देखो, संप्रेषण शाब्दिक भी होता है, अशाब्दिक भी होता है। यानी कि अगर हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे हम लिख के कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर करते हैं, तो वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका जैसे शब्दों का महत्व है उसमें, यानी कि जो भी हम लिख रहे हैं उसमें शब्दों का महत्व है, तो वो तो शाब्दिक है। लेकिन अशाब्दिक क्या होता है, हम किसी से इशारा कर रहे हैं, ठीक है, उंगली करके इशारा कर रहे हैं कि आप इस तरफ आओ, तो वो होता है अशाब्दिक, जिसमें संकेतों का महत्व हो, ठीक है, तो वो अशाब्दिक संप्रेषण होता है। हमसे पूछा गया है कि संप्रेषण प्रक्रिया में कौन सी क्रिया भिन्न है, ठीक है, कौन सी यानी कि नहीं होती है, ठीक है, इनमें सबसे अलग है। तो प्रक्रिया में परस्पर अंतःक्रिया होना आवश्यक है, बिल्कुल, ये सभी सही हैं, लेकिन जो सबसे अलग है वो संप्रेषण शाब्दिक नहीं है, बल्कि संप्रेषण शाब्दिक भी होता है और अशाब्दिक भी होता है। भाषा के आधार पर कम्युनिकेशन को, संप्रेषण को दो तरह से बांटा गया है, शाब्दिक और अशाब्दिक, ठीक है, नॉन वर्बल और वर्बल। क्वेश्चन नंबर 17, संप्रेषण के उद्देश्यों में कौन सा उद्देश्य भिन्न है, ठीक है, संबंधों को विकसित करके बनाए रखना, बिल्कुल, अपने विचारों व कार्यों से संबंध में निर्णय करना, दूसरे के विचारों को महत्व ना देना, ये अलग है, बल्कि संप्रेषण में ये सब होता है, ठीक है, इसीलिए इसमें हमारा जो है उक्त सभी सत्य हैं। जो हमसे भिन्न एक्चुअली पूछा गया है तो सी वाला सही हो जाएगा कि दूसरों के विचारों को महत्व ना देना, ठीक है, ये भिन्न है, यानी कि ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, संप्रेषण प्रक्रिया की आवश्यकता के मुख्य तथ्यों में कौन सही है, ठीक है, संस्था के लक्ष्यों की स्थापना व प्रसार करना, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना को विकसित करना, ठीक है, कार्यरत व्यक्तियों के निष्पादन व नियंत्रण रखना। तो ये संप्रेषण प्रक्रिया में सभी आते हैं, ठीक है, सभी एक तरह से हम कहते हैं, जो आइडिया आपको बताते हैं कि सभी आपको पॉजिटिव मिले तो आपको वही ऑप्शन लगाना है कि उपरोक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, संप्रेषण प्रक्रिया में मुख्य वाहक कौन होता है, ठीक है, तो संदेशवाहक, संदेश माध्यम, संदेश प्राप्तकर्ता या संदेशवाहक शिक्षक या संदेश प्राप्तकर्ता या पुस्तकें शिक्षक और छात्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सबसे सही आंसर है ऑप्शन ए है, ठीक है, जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक तो संदेश वाहक यानी कि संदेश भेजने वाला है, और संदेश का माध्यम आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी आप करेंगे, संदेश का माध्यम होना चाहिए और संदेश प्राप्त करना होना चाहिए। तीन चीज़ें होनी चाहिए, जो आप बोलने वाला होना चाहिए, सुनने वाला होना चाहिए, और जो आप बोल रहे हैं वो सुनने वाले तक कैसे पहुंचेगा, ठीक है, सीधे सीधे भी पहुंच सकता है, या हम जैसे ऑनलाइन बात करते हैं वो भी पहुंच सकता है, ठीक है, लेटर से भी पहुंच सकता है। तो तीन चीज़ें जो है मुख्य रूप से जो है संप्रेषण के घटक होते हैं एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 20वां, संप्रेषण की कौन सी विशेषता भिन्न है, ठीक है, ये हमें बताना है। पारस्परिक संबंध स्थापित करना, दो वर्गों में कोई संबंध स्थापित नहीं करने, ठीक है, ये सबसे अलग है, बल्कि ये प्रक्रिया उद्देश्य को पूर्ण करने की क्रिया
है, बिल्कुल सही बात है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है या उक्त सभी कथन असत्य हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कौन सा भिन्न है, यानी कि इसमें आपका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 21वां, बाड़ी, चक्षु, मुख मुद्राएं एवं स्पर्श संपर्क किस प्रकार के संप्रेषण हैं। ठीक है, हमने बताया कि आपको भाषा के आधार पर संप्रेषण को दो तरह से बांटा गया है, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो बाड़ी, चक्षु यानी कि हम किसी से आंखों से इशारा करते हैं। ठीक है, मुख मुद्राएं अपने चेहरे के हाव भाव से उसको बता देते हैं। जैसे एक टीचर गुस्सा है, ठीक है, वो छात्र को बताता है, मतलब छात्र उससे डर जाता है, बताता नहीं है कि हम गुस्सा हैं, तो एक तरह से कम्युनिकेशन हुआ। ये भी आंखों से भी आंखों से बातें होती हैं। ठीक है, तो मुख मुद्राएं, स्पर्श संप्रेषण, हम किसी को टच करके कह सकते हैं कि आप आओ। ठीक है, तो ये कैसे है, ये जो है अशाब्दिक है, इनमें शब्दों का महत्व नहीं है, भाषा का महत्व नहीं है, इसीलिए इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, अशाब्दिक। यानी आ का मतलब होता है हिंदी में सिंपली नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत कौन है। ठीक है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, केंद्रीकरण का सिद्धांत, सहायक वातावरण का सिद्धांत या उक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट है, ये सभी संप्रेषण के सिद्धांत हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, संप्रेषण में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं। तो बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं, भौतिक बाधाएं भी आ सकती हैं। ठीक है, भाषा एवं मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी आ सकती हैं, जो आपको सुनने वाला है मनोवैज्ञानिक रूप से कमज़ोर है। ठीक है, भौतिक बाधाएं यानी कि कोई सी भी हो सकती हैं। ठीक है, पृष्ठभूमि बाधाएं आ सकती हैं, यानी कि इसमें डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न कथनों में से किस कथन में संप्रेषण की बाधा दूर करने का उपाय उचित नहीं है। ठीक है, निम्न कथनों में से किस कथन में संप्रेषण की बाधा दूर करने का उपाय उचित नहीं है, कौन सा उपाय उचित नहीं है। ठीक है, तो भाषा सरल, सुगम व स्पष्ट हो, ये तो बाधा दूर करने का उपाय है। ठीक है, संदेश का स्पष्ट जो उद्देश्य है वो उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, ये भी उपाय है। सक्रियता के साथ सुनने की आदत, ये भी जो है बाधा को दूर करने का उपाय है। लेकिन संप्रेषण प्रक्रिया का ना होना बाधा को दूर करने का कोई उपाय नहीं है, इसीलिए सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25वां, शैक्षिक प्रशासन में कौन तथ्य प्रमुख हैं। उद्देश्यों की प्रकृति, मनुष्यों व सामग्री की उचित व्यवस्था या उचित निर्देशन। तो शैक्षिक प्रशासन में ये सभी तत्व जो हैं प्रमुख तत्व हैं, डी ऑप्शन इसमें हमारा राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, शैक्षिक प्रशासन के विशेष तत्वों में कौन सा तत्व भिन्न है। ठीक है, कौन सा तत्व सबसे अलग है शैक्षिक प्रशासन के विशेष तथ्यों में से। तो संगठित, मानवीयता व सहयोगात्मक तथ्यों में असमानता। ठीक है, अब देखो निगेटिव आ गया, असमानता, ऐसा शैक्षिक प्रशासन के तथ्यों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लक्ष्यों का पूर्व निर्धारण किया जाता है शैक्षिक प्रशासन में, मानवीय प्रयासों का उचित निर्देशन किया जाता है, मानवीय व भौतिक संसाधनों का समन्वय, ठीक है, उनमें तालमेल बिठाया जाता है। लेकिन हमसे पूछा गया है कौन सा भिन्न है, कौन सा अलग है। ठीक है, तो इसमें हमारा सिंपली ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, भारत में शैक्षिक प्रशासन का विकास सर्वप्रथम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो भारत में शैक्षिक प्रशासन का प्रारंभ 1845 से माना जाता है, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसमें आपका 27 में 1813 से माना जाता है शैक्षिक प्रशासन का, जो 1813 में आज्ञा पत्र आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत से ही शिक्षा में एक तरह से हम कहते हैं प्रशासन का, शैक्षिक प्रशासन का उद्भव माना जाता है। ठीक है, इसीलिए इसमें आपका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, शैक्षिक प्रशासन में कोठारी आयोग ने प्रमुख संतुष्टियाँ, प्रमुख सुझाव क्या की थी। ठीक है, एक शिक्षा अधिकारी शिक्षा में गुणवत्ता अभिवृद्धि करे, छात्रों को स्वयं तैयार रहना, पाठ्य पुस्तकों का संगठन करना, या इनमें से कोई नहीं। क्या जो है कोठारी आयोग ने सुझाव दिए थे। तो एक शिक्षा अधिकारी शिक्षा में गुणात्मक अभिव्यक्ति करे, ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षा प्रशासन की विशेषताओं में कौन तत्व भिन्न है, कौन जो है सबसे अलग है शैक्षिक प्रशासन के संदर्भ में। तो व्यवहारिकता की त्रुटि, समन्वित प्रक्रिया, गतिशीलता, सभी व्यक्तियों का सहयोग। ठीक है, शैक्षिक प्रशासन में सभी व्यक्तियों का सहयोग होता है, गतिशीलता होती है। ठीक है, एक समन्वित प्रक्रिया है। ठीक है, लेकिन जो सबसे अलग है वो व्यवहारिकता में त्रुटि, मतलब निगेटिव ऑप्शन है, ऐसे भी आप इसको जो है
अलग कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति कैसी है। तो इस पर बहुत सारी डिबेट है कि शैक्षिक प्रशासन कलात्मक है या वैज्ञानिक, लेकिन अभी तक कन्फर्म नहीं है। शैक्षिक प्रशासन एक तरह की कला भी है और एक तरह का विज्ञान भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम कैसे होते हैं, सुसंगठित होती हैं, इसीलिए कहते हैं कि ये वैज्ञानिक प्रकृति का है और एक तरह से कला भी है। ठीक है, प्रशासन करना सभी के बस में नहीं है, एक तरह से कला है जो सबको नहीं आती है, इसीलिए इसमें सी ऑप्शन राइट है, वैज्ञानिक एवं कलात्मक प्रकृति का होता है प्रशासन भी, शैक्षिक प्रशासन भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य क्या हैं। उचित अनुचित कार्यों के प्रति उचित सकारात्मक दृष्टिकोण। तो उचित या अनुचित कार्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये तो डेफिनेटली गलत है। शिक्षा को उचित सुनियोजित रूप देना सही हो सकता है, लेकिन हम सबसे बेस्ट देखेंगे सर्वांगीय विकास के लिए मार्गदर्शन देना या उक्त सभी। देखो उपरोक्त सभी वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये वाला नेगेटिव आ गया है। ठीक है, अब हमें इन दोनों में से सबसे बेस्ट चूज करना है, तो छात्र का सर्वांगीण विकास करना शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य होता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा को सपोर्ट किया है। प्रेजेंट टाइम में हम बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली ही देख रहे हैं। सी ऑप्शन इसमें आपका सिंपली राइट है। और इसमें जो आपका ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया गया है वो डी दिया गया है। बाद बाकी अपने अकॉर्डिंग समझ लेना कि आपके हिसाब से सी होगा या डी होगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो है आपका सी ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में इसमें डी ऑप्शन दिया गया है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षा प्रशासन में कौन सी आवश्यकता प्रतिकूल है, यानी कि परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। ठीक है, तो लक्ष्यों का निर्धारण करना, साधनों का उचित प्रयोग करना, अनियंत्रण प्रवृत्ति या मूल्यांकन। ठीक है, तो देखो जो आपका मूल्यांकन है ये सभी जो है अनुकूल हैं। ठीक है, लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है शैक्षिक प्रशासन में, साधनों का सही तरह से प्रयोग किया जाता है, लेकिन अनियंत्रित प्रवृत्ति थोड़ी होती है शैक्षिक प्रशासन की। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 33, नवोदय विद्यालय की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आपका ऐसा है जो फर्स्ट पेपर से एक्चुअली लगभग पूछा गया है। ये फर्स्ट पेपर के भी सब्जेक्ट में आता है और आपके थर्ड पेपर के सब्जेक्ट में भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो है सिलेबस आपको फर्स्ट पेपर का थर्ड पेपर में भी मिलेगा, फोर्थ पेपर में भी मिलेगा, जो आपकी जैसे संस्थाएँ हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा 33 क्वेश्चन नंबर में सी ऑप्शन सही है 1985 में। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम कब और कहाँ खोला गया। ठीक है, जो ओपन यूनिवर्सिटी हैं वो आपकी सर्वप्रथम कहाँ खोली गई। तो सर्वप्रथम तो दिल्ली में खोली गई, लेकिन कब खोली गई ये हमें बताना है। ठीक है, तो 1979 में ए ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, एनसीईआरटी के शैक्षिक कार्यक्रम कौन से हैं। तो प्राथमिक माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम की रचना करना, शिक्षण सामग्री का निर्माण करना, अध्यापकों को नवीन पाठ्यक्रम व प्रशिक्षण की जानकारी देना या उपरोक्त सभी। तो एनसीईआरटी ये सभी शैक्षिक कार्यों को करती है, इसीलिए इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 36, शैक्षिक प्रशासन के निर्देशात्मक कार्य क्या हैं। निर्देशात्मक कार्यों का संगठन, अध्यापक कल्याण व विद्यार्थी सेवा कार्य या श्रव्य दृश्य का प्रशिक्षण एवं सेवा कार्य। तो ये सभी शैक्षिक प्रशासन के निर्देशन संबंधी कार्य हैं, निर्देशात्मक कार्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, शिक्षा प्रशासन के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो शिक्षा प्रशासन के 3 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें आपका एक्चुअली वो तो आपके किसी शिक्षा शास्त्री के अकॉर्डिंग 3 है, जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन भी देखा था। लेकिन शैक्षिक प्रशासन 2 तरह का होता है, प्रकृति और सत्ता के आधार पर, इसीलिए इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, प्रशासनिक व्यवस्था संप्रदाय के मुख्य कार्य क्या हैं। ठीक है, आयोजन व्यवस्था, संप्रेषण नीति, समन्वय, मूल्यांकन या उद्देश्य निर्धारण व्यवस्था, आयोजन या मूल्यांकन या उद्देश्य नियोजन, संगठन क्रिया या मूल्यांकन या नीति निर्धारण, आयोजन, संप्रेषण और मूल्यांकन। तो इसमें हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, जो कि सबसे पहला है। सबसे पहले आयोजन किया जाता है। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था में प्लानिंग की जाती है, उसके बाद मैनेजमेंट किया जाता है, उसके बाद जो है
एक तरह से हम कह सकते हैं समन्वय, मूल्यांकन और संप्रेषण नीतियाँ तैयार की जाती हैं। ए ऑप्शन इसमें हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 39, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो ये 1953 में हुई थी और राधा कृष्णन द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई और इनकी फुल फॉर्म भी आपको सभी की पता होनी चाहिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, में पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो 11, 12, 9 या 10। तो एनसीटीई में पदेन संख्या की जो पदेन सदस्य हैं उनकी संख्या होती है 9। ठीक है, 3 तरह के इसमें सदस्य होते हैं एक्चुअली, पूर्णकालिक, पदेन और जो एक तरह के होते हैं आपके मनोनीत सदस्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कौन सा विभाग सम्मिलित किए गए? कौन से विभाग ऐड किए गए थे 1985 में? शिक्षा, कला, महिला व बाल विकास, संस्कृति, युवा कार्य व खेल विभाग, या शिक्षा, तकनीकी अनुसंधान, ऊर्जा, खेल, या शिक्षा, कला व बाल विकास, या उक्त सभी को ऐड किया गया था? क्या ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है। ठीक है, शिक्षा विभाग, कला विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, संस्कृति व युवा विभाग, कार्य व खेल विभाग, इन सभी को 1985 में जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय में ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ और किस आयु वर्ग के छात्रों को शिक्षा व्यवस्था के किस आयु वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई? तो सर्व शिक्षा अभियान में 6 से 14 आयु वर्ग के की गई। तो ये आपके 2 ऑप्शन सही होंगे, 2 तो ऑलरेडी कट हो गए। लेकिन सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? तो ये 2001 में शुरू हुआ था। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी। ठीक है, जब भी आपको लैंग्वेज गड़बड़ लगे, सही ना लगे, जैसे प्रतिक्षण लिखा है, तो आपको इंग्लिश वाली टर्मिनोलॉजी ज़रूर देखनी चाहिए। इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखें, क्योंकि जो आपका विश्वविद्यालय है CSJMU है वो इंग्लिश वाले को ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, हिंदी वाले को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी के कार्य क्या हैं? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की शिक्षा नीतियाँ योजना बनाना, ठीक है, शिक्षा से संबंधित नीतियों में सहायता करती है, बनाती भी है। केंद्रीय मंत्रालय व राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालयों से संबंध स्थापित करना, ये भी एनसीईआरटी का कार्य होता है। ऐसा पाठ्यक्रम बनाए जो आपका राज्य स्तर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो। नेक्स्ट, सर्वेक्षण, शोध कार्य, प्रोजेक्ट, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण विकसित करना, तो ये सभी एनसीईआरटी के कार्य होते हैं और इसमें आपका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1945 में। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन संस्था यानी कि NIEPA के कार्य क्या क्या हैं? तो अनुसंधान, प्रशिक्षण, नई खोजों का प्रसार या परामर्श सेवाएं देना, शिक्षा का प्रसार, उच्च शिक्षा में सुधार, अनुसंधान, तकनीकी शिक्षण प्रसार, समाज उत्थान अनुसंधान, या महिला शिक्षा। ठीक है, तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? NIEPA का, तो ये होता है अनुसंधान यानी कि रिसर्च वर्क पर जोर देना, प्रशिक्षण कार्यों को, नई खोजों का प्रसार, परामर्श सेवाएं देना आदि। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब बनाई गई? तो ये 1986 में बनाई गई थी, इसीलिए बी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 47, राज्य स्तर पर शिक्षा व्यवस्था में संवैधानिक दृष्टि से कौन व्यक्ति होते हैं? तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, या शिक्षा मंत्री, राज्य शिक्षा मंत्री, या सचिव, या शिक्षा सचिव, निदेशन, राज्य मंत्री। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, राज्य स्तर पर शिक्षा व्यवस्था में संवैधानिक दृष्टि से राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है और शिक्षा मंत्री होता है। जो आपके विश्वविद्यालय होते हैं राज्य स्तरीय, उनका एक तरह से राज्यपाल उनमें प्रमुख भूमिका निभाता है प्रशासनिक व्यवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, शिक्षा मंत्री के कार्य क्या हैं? तो शिक्षा मंत्री शिक्षा नीति का निर्धारण, शिक्षा संबंधी प्रश्नों के जवाब देना, अनुसंधान, शिक्षा युक्त को प्रोत्साहन देना, या उक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन
राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, जिला स्तर पर जिला प्रशासन का कार्य करने के लिए कौन अधिकारी अधिकृत होता है, किसकी नियुक्ति की जाती है? शिक्षा निर्देशक, माध्यमिक जिला विद्यालय निरीक्षक या जिला विद्यालय निरीक्षक या राज्य शिक्षा मंत्री? तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, जिला स्तर पर कुलपति भी नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है, जिला विद्यालय निरीक्षक, बी ऑप्शन इसमें हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर प्रदेश का शैक्षिक प्रशासन कितने वर्गों में बटा है? ठीक है, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा निदेशालय 3 वर्गों में बटा है। ठीक है, इसीलिए इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट है, प्राइमरी, क्योंकि शिक्षा 3 वर्गों में बटी है, प्राइमरी जो है प्राथमिक, माध्यमिक और अपर प्राइमरी। ठीक है, उच्च शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 51, ब्लॉक स्तर एवं न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक प्रशासन व्यवस्था के लिए कौन विभाग होती हैं? ब्लॉक स्तर पर और न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक प्रशासन व्यवस्था के लिए कौन कौन से विभाग बनाए गए हैं? बेसिक शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट, या बीआरसी एवं न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर यानी कि एनपीईआरसी, या ग्राम शिक्षा समिति। ठीक है, तो ब्लॉक स्तर पर आपकी जो संस्थाएं होती हैं वो होती हैं बीआरसी और न्याय पंचायत यानी कि एनपीईआरसी, न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर। ये एनपीईआरसी की फुल फॉर्म है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की प्रमुख इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान यानी कि एनआई या सीआईटी, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी, या उक्त सभी। तो ये सभी आपकी एनसीटी की जो है एनसीईआरटी के अंडर ही कार्य करती हैं, इकाइयाँ ही हैं। ठीक है, इसीलिए डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 53, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया था 1972 में, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर अगला 54, ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर शिक्षा अधिकारी के प्रशासनिक कार्य क्या हैं? ठीक है, नियोजन करना, आयोजन प्रबंधन करना, अभिलेखीकरण करना, या उक्त सभी। तो जो आपका शिक्षा अधिकारी है वो प्लान भी करता है, कोई भी शैक्षिक व्यवस्था कैसे चलेगी, ठीक है, उनका आयोजन करता है, प्रबंध करता है, और जो अभिलेख हैं, जो रिकॉर्ड हैं, उनको सही तरह से रखता है, यानी कि अभिलेखीकरण भी करता है। डी ऑप्शन इसमें भी हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद के कार्य क्या हैं? तो शिक्षा प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना, कक्षा 1 से 8 तक के अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकों का लेखन व निर्माण करना, अंग्रेजी पाठ्यक्रम का निर्माण, या इसमें सभी सही हैं? तो इसमें भी आपके सभी सही हैं और डी ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मनोवैज्ञानिक शाला की स्थापना किस वर्ष व किस शहर में की गई? ठीक है, तो ये की गई थी 1947 में और इलाहाबाद में, इसीलिए इसमें हमारा जो है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ व किस वर्ष की गई? जो आपकी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि इग्नू हो गया, इनकी डिटेल से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट है, इलाहाबाद में और 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के शैक्षिक प्रशासन में क्या कार्य हैं? ठीक है, गुणात्मक शिक्षा विकसित करना, शैक्षिक सम्मेलनों को संचालित करना व क्रियान्वित करना, या शैक्षिक परियोजनाओं की व्यवस्था करना। तो इसमें भी आपका डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान के क्या कार्य हैं? यानी कि एससीईआरटी के कार्य पूछे गए हैं। तो प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन, प्रदत्तों का एकीकरण, सर्वेक्षण, नए शैक्षिक सुझाव की एकीकरण व अनुसंधान, या उक्त सभी। तो ये सभी एससीईआरटी के कार्य होते हैं, इसीलिए इसमें भी आपका डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 60, राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो ये आपका वाराणसी में स्थित है, इसीलिए सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 61, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि यूपीएससीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अब देखो, आपका यूपीएससीईआरटी से फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन
अब उसमें क्या पूछ लिया है, इसमें स्थापना पूछ ली। और हमने आपको वहाँ पर बताया था कि आपको स्थापना इनके बारे में थोड़ी छोटी जो जो इम्पोर्टेंट डिटेल है वो आपको पता होनी चाहिए। तो यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1981 में, इसीलिए इसमें आपका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में कितने विभाग सम्मिलित हैं? ठीक है, एससीईआरटी में कितने विभाग सम्मिलित हैं? तो 11 विभाग, 2 प्रशिक्षण, 65 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान और 2 राजकीय दीक्षा विभाग, इसीलिए सी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 63, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू हुआ था 1987 से 1988 में। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास, योजनाओं में प्राप्त सामग्री का उचित रखरखाव या विज्ञान गणित भूगोल विषयों के कठिन संबंधों को सामग्रियों के उचित प्रयोग, ये सभी शिक्षक की भूमिकाएं हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, 64 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद पंजीकरण किस वर्ष में किया गया? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट है, मई 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ठीक है, डाइट का महत्वपूर्ण कार्य हमें बताना है। ठीक है, तो विद्यालयों का निरीक्षण करना, शिक्षकों के वेतन का निर्धारण करना, शिक्षा में गुणात्मक सुधार, प्राथमिक अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा में कार्यरत अभिभावकों को प्रशिक्षण देना या उक्त सभी। ठीक है, तो ये आपके देखो जो शिक्षकों के वेतन का निर्धारण है वो तो डाइट नहीं करती, ये आपका गलत हो गया, इसीलिए इसमें आपका उपरोक्त सभी वाला सही नहीं होगा। बाद बाकी विद्यालयों का निरीक्षण भी करती है, शिक्षा में गुणात्मक सुधार, प्राथमिक अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा में कार्यरत अभिभावकों को, जो अभिभागी हैं, ठीक है, जो भाग ले रहे हैं उनको प्रशिक्षण देना, ये कार्य भी करती है। लेकिन शिक्षकों के वेतन का निर्धारण डाइट नहीं करता है। ठीक है, जिला स्तर पर वेतन का निर्धारण नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसमें आपका जो सबसे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, शिक्षा में गुणात्मक सुधार, प्राथमिक अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा में कार्यरत अभिभागियों को प्रशिक्षण देना। क्वेश्चन नंबर 67 है, मिलेनियल पाठ्यक्रम 2000 में किन विषयों एवं कार्यों को सम्मिलित किया गया है? तो नैतिकवाद, देशभक्ति शिक्षा, धर्म सद्गुणों पाठ्यक्रम को कम करना, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कक्षा 10 तक पास व फेल को श्रेणी को समाप्त करना, पास फेल की श्रेणी को समाप्त करना, पाठ्यक्रम चुनाव में स्वतंत्रता, शिक्षक को व्यवसायोन्मुखी बनाना। ठीक है, व्यवसाय के लिए उन्मुख बनाना, या जो है उक्त सभी कथन सत्य हैं। मिलेनियम पाठ्यक्रम 2000 में किन विषयों एवं कार्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है? किन कार्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये सभी इसमें सही हैं। ठीक है, किसी को भी सम्मिलित नहीं किया गया है। हमसे पूछा गया है कि सम्मिलित किया गया है, ठीक है, नहीं पूछा गया है, तो इसमें सभी को सम्मिलित किया गया है, डी ऑप्शन आपका राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है, एनसीईआरटी ने प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किस वर्ष में किया गया था? प्राथमिक शिक्षा के लिए उद्देश्यों का निर्धारण एनसीईआरटी ने सन 1975 में किया था, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, उत्तर प्रदेश पत्राचार शिक्षा संस्थान की स्थापना किस शासनादेश संख्या के आधार पर की गई थी? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, शासनादेश संख्या, बाद बाकी आप पढ़ लेना। ठीक है, दिनांक 17 सितंबर 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, पत्राचार शिक्षा संस्थान इलाहाबाद द्वारा माध्यमिक स्तर के विज्ञान वर्ग का पाठ्यक्रम में किन विषयों को स्थान दिया गया है? ठीक है, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, चित्रकला, गृह विज्ञान, भूगोल, इतिहास, इनमें हमें सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें सभी को स्थान दिया गया था, सभी विषयों को, इसीलिए डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 71, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ठीक है, तो ये की गई थी 1987 में, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 72, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में ओरिएंटेशन एवं रिफ्रेशर कार्यक्रमों की समय अवधि
कितनी निर्धारित की गई है? ठीक है, तो ये की गई है 144 घंटे या 4 सप्ताह। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, प्रशासन दृष्टि से विश्वविद्यालयों के कितने और कौन प्रकार बताए गए हैं? तो प्रशासनिक दृष्टि से विश्वविद्यालयों के दो प्रकार बताए गए हैं, केंद्रीय विद्यालय और राज्य विद्यालय। ठीक है, दो तरह के आपको विश्वविद्यालय देखने को मिलते हैं, एक तो जो सेंटर से चलते हैं और जो आपके एक वो हैं जो स्टेट के अंडर आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, शिक्षा पर्यवेक्षण प्रक्रिया में निरीक्षणकर्ता की भूमिका क्या होती है? जो आपका निरीक्षण करता है उसकी क्या भूमिका होती है? तो वो छात्रों को समय समय पर सुझाव देता है, बिल्कुल। छात्रों व शिक्षकों को पाठ्यक्रम संबंधी तकनीकी बताता है, बिल्कुल। विद्यालयों की समस्याओं का अध्ययन व समस्त कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट बनाता है, बिल्कुल। इसीलिए इसमें आपका डी ऑप्शन राइट होगा, सभी कथन सत्य हैं। एक्चुअली इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, विद्यालय की समस्याओं का अध्ययन व समस्त कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट करना। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपका पर्यवेक्षक होता है वो उसका छात्रों से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, जो पर्यवेक्षण करने वाले होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, तो वो छात्रों को समय समय पर सुझाव देने से हमारा कोई मतलब नहीं है। सी ऑप्शन इसमें हमारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, शिक्षा पर्यवेक्षण की प्रक्रिया में निरीक्षककर्ता को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? जो निरीक्षण कर रहा है उसको क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो निरीक्षण की गति तीव्र, सौहार्दपूर्ण सुझावों का अभाव होना चाहिए। ठीक है, निरीक्षण की गति तीव्र नहीं होनी चाहिए और सौहार्दपूर्ण सुझावों का अभाव होना चाहिए, वो नहीं होने चाहिए। ए ऑप्शन इसमें आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, एक अच्छे पर्यवेक्षक में कौन से गुणों का होना आवश्यक है? वो व्यवहारवादी हो, अंतर्मुखी हो, या व्यक्तिगत गुण, व्यावसायिक गुण, प्रशासनिक गुण उसमें होने चाहिए, या भेदभावपूर्ण गुण होने चाहिए। ठीक है, कठोर अनुशासन होना चाहिए। तो देखो ये आपका नेगेटिव हमें दूर से पता चल रहा है, तो उक्त सभी कथन सत्य वाला तो हो नहीं सकता। इसीलिए इसमें आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है व्यक्तिगत गुण उसमें होने चाहिए, व्यावसायिक गुण होने चाहिए और प्रशासनिक गुण होने चाहिए एक अच्छे पर्यवेक्षक में। क्वेश्चन नंबर 76 है, शिक्षा पर्यवेक्षण की निम्न परिभाषा को दिए विकल्पों में, ठीक है, विकल्पों से पूर्ण करें। शिक्षा पर्यवेक्षण की परिभाषा में पूर्ण करनी है। तो पर्यवेक्षण विद्यालय प्रशासन का वह स्वरूप है जिसका मुख्य रूप से शैक्षिक सेवाओं की आशाजनक एवं उपयुक्त से होता है। इसमें हमें सही वर्ड जो है चूज करना है। तो शिक्षा पर्यवेक्षण विद्यालय प्रशासन का वह स्वरूप है जिसका सहयोग, जिसका संबंध, ठीक है, सही ऑप्शन होगा जिसका संबंध, अब हम रख के देख रहे हैं, मुख्य रूप से शैक्षिक सेवाओं की आशाजनक एवं उपयुक्त उपलब्धियों से होता है। बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, आपको इसको ऐसे भी जो है समझ लेना है कि जब आपका सेंटेंस सही बने वही फिट बनेगा। ठीक है, तो 77 का आपका जो है बी ऑप्शन राइट है, संबंध और उपलब्धियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, शिक्षा पर्यवेक्षण के क्षेत्र को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, 2 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में या 7 भागों में? शैक्षिक पर्यवेक्षण को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 79, प्रधानाचार्य के गुण क्या क्या हैं? ठीक है, तो प्रधानाचार्य शारीरिक, व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यावसायिक गुण, शैक्षिक विषय विशेषज्ञ या लंबा अनुभव, अनुसंधान अनुभव, व्यवहारिक अनुभव या प्रशासनिक, सामाजिक या राजनैतिक। तो जो आपका प्रधानाचार्य होता है शारीरिक, व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यावसायिक गुण उसमें होने चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रधानाचार्य के कार्यों का विभाजन कितने वर्गों में किया गया है? 4 वर्ग, 3 वर्ग, 5 वर्ग या 2 वर्ग? तो प्रधानाचार्य के कार्यों को जो है आपका 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, इसीलिए बी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 81 है, भूमिका निर्वाह में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो शिक्षक समालोचक होता है, पथ प्रदर्शक होता है, मार्गदर्शक होता है, निर्देशक होता है या निरीक्षक होता है, या निर्देशक पर्यवेक्षक निर्णयात्मक होता है, या मूल्यांकनकर्ता परामर्शदाता होता है,
ठीक है, जो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो हमें चूज करना है। वैसे तो आपका शिक्षक मूल्यांकन करता भी होता है, परामर्शदाता के रूप में भी जनरली काम करता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है शिक्षक निर्देशक के रूप में कार्य करता है, बच्चों को निर्देश देता है, पर्यवेक्षक के रूप में भी कार्य करता है और निर्णय भी लेता है, यानी कि निर्णयात्मक जो है इसकी भूमिका होती है। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 82, वाद विवाद यानी कि डिबेट। जो टीवी पर आपने डिबेट देखी होगी ना, वाद विवाद, तो वो क्या है, कैसी प्रक्रिया है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों में बहस होना। बिल्कुल, डिबेट सिंपली हम देखते हैं तो उसमें दो लोग भी होते हैं, बहस दो लोग भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, दो व्यक्तियों में पक्ष विपक्ष पर बहस होना। दो या दो से अधिक व्यक्तियों या छात्रों में निर्धारित समस्या पर वर्गों का औपचारिक प्रस्तुतिकरण करना। ठीक है, औपचारिक रूप से कोई समस्या प्रस्तुत करना। तो इसमें जो हमारा सबसे सही है वो है सी ऑप्शन। ठीक है, 82 का जो आपका सबसे सही आंसर है वो है सी, कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों या छात्रों में निर्धारित समस्या पर कोई समस्या फिक्स होनी चाहिए। वर्गों का औपचारिक जो है फॉर्मल रूप में कोई स्पष्ट रूप में समस्या होनी चाहिए, औपचारिक प्रस्तुति करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है, कार्यशाला प्रणाली वर्कशॉप में शिक्षण प्रक्रिया के कौन उद्देश्य प्राप्त होते हैं? अधिगम, बौद्धिकता, व्यक्तित्व निर्माण, ज्ञान, भाव एवं क्रिया, या क्रियात्मक भौतिक वृद्धि, सामाजिक या अनुभव रुचियों का विकास। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट है। कार्यशाली प्रणाली में शैक्षिक प्रक्रिया के ज्ञान, भाव एवं क्रिया पक्ष प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, सिंपोजियम में नियुक्त अधिकारी की क्या भूमिका है? समस्या नियोजक, मार्गदर्शक या मूल्यांकनकर्ता? उसकी हमें भूमिका बतानी है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन राइट है, संयोजक, अध्यक्ष वक्ता गुण व सहभागी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85 है, शैक्षिक प्रबंध में शिक्षा विकास के कितने आधारों में विभाजित किया गया है? ठीक है, शैक्षिक प्रबंध को शिक्षा विकास कितने आधारों में विभाजित किया गया है? 4 में, 2 में, 3 में, और ये विभाग जो आधार हैं वो भी हमें दिए गए हैं। तो शैक्षिक प्रबंध को 4 आधारों में बांटा गया है: ज्ञान, कार्य, जीवन से जीने एवं स्वज्ञान को जानने सीखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, शैक्षिक प्रबंध की निम्न परिभाषा किस विद्वान ने दी है? ठीक है, परिभाषाओं से आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। औपचारिक समूहों से संगठित लोगों से उचित काम कराने की कला ही, ठीक है, जो अनुयायी हैं, जो प्रबंध में लोग हैं, उनसे काम कराने की कला ही प्रबंध है। ठीक है, ये कहा था कुंटज ने। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, प्रशासन के प्रत्यय कितने हैं? कॉन्सेप्ट हमें बताना है, कितने कॉन्सेप्ट हैं मैनेजमेंट के? ठीक है, 4, 5, 3 या 7? तो प्रशासन के 5 कॉन्सेप्ट होते हैं, 5 संप्रत्यय होते हैं। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 88, प्रशासन का प्रबंध में मुख्य कार्य क्या है? तो जो प्रशासन है उसका प्रबंध में सबसे मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्यों व नीतियों का निर्धारण करना, नीतियों को प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन करना, विद्यालयों की समस्याओं का निदान करना, शैक्षिक अभिलेखों का दस्तावेज तैयार करना। ये सभी प्रशासन का प्रबंध के मुख्य कार्य हैं, लेकिन हमें बताना है जो सबसे इनमें मेन होता है। तो मुख्य उद्देश्यों व नीतियों का निर्माण करना प्रशासन का कार्य होता है प्रबंध में। ठीक है, मैनेजमेंट में। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, प्रबंध के मुख्य आधुनिक कार्य क्या हैं? व्यक्तियों का विकास, ज्ञान का उपयोग, सृजनात्मकता, समय पाबंद या उक्त सभी? तो प्रबंध के ये सभी कार्य हैं। 89 का इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 90, निर्देशन प्रक्रिया के मुख्य स्तर कौन है? पर्यवेक्षण, संप्रेषण, अभिप्रेरणा एवं नेतृत्व या उक्त सभी? ठीक है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, शैक्षिक प्रबंध के महत्वपूर्ण तथ्यों में कौन सा तथ्य भिन्न है? कौन सा सबसे अलग है? ठीक है, शैक्षिक प्रबंध के तथ्यों में, शैक्षिक प्रबंध से रिलेटेड, तो समाज का गुणात्मक विकास व संतुलित विकास। ठीक है, बालक का
शैक्षिक बालक व शैक्षिक संसाधनों का विकास, तो ये तो एक तरह से हम कहते हैं शैक्षिक प्रशासन के महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है भिन्न। ठीक है, दूसरे व्यक्तियों द्वारा कार्य निष्पादित करना या प्रबंधन प्रक्रिया में भेदभावपूर्ण व्यवहार करना, तो ये शैक्षिक प्रबंध में नहीं होता है, यानी कि शैक्षिक प्रबंध से अलग है, भिन्न है, इसीलिए इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 92, 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा समिति की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1973 में की गई थी, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 93, नई शिक्षा नीति को किस वर्ष अंतिम रूप दिया गया? ठीक है, तो 1986 में अंतिम रूप की दिया गया था। वैसे ये शुरू तो 1968 से होती है, ठीक है, इसके बाद जो है बहुत सारे जो अंतिम रूप आ पाता है 1986 में। बी ऑप्शन इसमें हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 94 है, नई शिक्षा नीति के प्रमुख विशेषता क्या थी? की प्रमुख विशेषता क्या थी? ठीक है, तो संविधान सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा थी, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण था, या अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य व सद्भावना की शिक्षा थी। ठीक है, तो इसमें आपका उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, सभी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, पुनर्संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जनार्दन रेड्डी, कुमार स्वामी, या एम.बी. मदुरई, या एस.ई. कोरियन। तो जो आपकी जनार्दन रेड्डी समिति है वो 1992 में जो है गठित की गई थी। जो राममूर्ति समिति है वो 1991 में की गई थी। और पुनर्संशोधित यानी कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, ये आपकी नई शिक्षा नीति 1986 का संशोधित रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। तो इसमें हमारा 95 में जो है 95 में बी ऑप्शन सही है, जनार्दन रेड्डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, विद्यालय प्रबंध के क्षेत्र के मुख्य अंग क्या हैं? विद्यालय प्रबंध के जो अंग हमसे पूछे गए हैं, नियोजन करना, संगठन करना, व पर्यवेक्षण करना, या निर्देशन एवं समन्वय, या रिपोर्ट तैयार करना, बजट करना। ठीक है, बजट बनाना, ये सभी विद्यालय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। जो विद्यालय का प्रबंध करता है वो बजट भी बनाता है, ठीक है, निर्देशन भी देता है, संगठन भी करता है। डी ऑप्शन इसमें हमारा सही है सिंपली। क्वेश्चन नंबर 97 है, विद्यालय प्रबंध के छात्रों की किस अवधारणा पर अधिक बल देता है? ठीक है, विद्यालय प्रबंध किस कॉन्सेप्ट पर अधिक बल देता है? तो शारीरिक बौद्धिक क्रियात्मक विकास, या शारीरिक बौद्धिक सामाजिक व नैतिक व सांस्कृतिक विकास, या व्यक्तित्व मनोवृत्तियों के विकास पर? तो विद्यालय प्रबंध सभी पर एक्चुअली जो है सर्वांगीण विकास पर बल देता है, हर तरह के विकास पर बल देता है। इसीलिए इसमें हमारा जो है एक्चुअली इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी वाला नहीं सही है, क्योंकि जो मनोवृत्तियों के विकास है वो जो है प्रबंध में शामिल नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, विद्यालय परिसर की साज सज्जा में छात्रों के लिए क्या अधिक लाभदायक है? तो भौतिक संसाधन, ठीक है, पुस्तकालय में अधिक से अधिक पुस्तकों का संग्रह, या विद्यालय भवन में पेड़ पौधे, बागवानी, फूल व पौधे का वृक्षारोपण, या उक्त सभी? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट है, विद्यालय भवन में पेड़ पौधे, बागवानी, फूल व पौधों का वृक्षारोपण। क्वेश्चन नंबर 99 है, कक्षा प्रबंधन के प्रमुख घटक कितने होते हैं? 5, 4, 7 या 3? तो कक्षा प्रबंधन के प्रमुख 4 घटक होते हैं। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा प्रबंधन के कितने सिद्धांत हैं? 5, 4, 7 या 3? तो कक्षा प्रबंधन के 3 सिद्धांत हैं, डी ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे 4th पेपर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।